आज की बड़ी खबर है कि एक पत्थर से फिलिस्तीनियों ने इजरायली ड्रोन को मार गिराया। वेस्ट बैंक का ये कांड है, बेत अवा का। और वहां पर हालात ये हैं कि जो ये घटना हुई है, इससे जो प्रभाव पड़ा है, आप विश्वास नहीं करेंगे। चारों तरफ इजरायली फौज में, जो इजरायली फौजें हैं, उनमें एक खौफ का मंजर है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखिए आपको 14 मई की जो घटनाएं हैं, 14 मई 2024, उसका पूरे राउंड अप पे ले चलेंगे। और कल जो हमने आपको खबर बताई थी कि जिस लड़की का फीटस, जिस महिला का फीटस निकाला गया था, महिला की मौत हो गई थी इजरायली बमबारी में, वो फीटस जो है वो अभी बच्चा जो है उस फीटस में वो सकुशल है। और ये देखिए एक भगवान की, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। अभी देखिए जो 14 मई के जो घटनाक्रम है, सबसे पहले देखिए फिर से वही हुआ कि इस बार जो है एक तो ड्रोन पत्थर से मारा, वो तो मैं उस पे आऊँगा जब वो हुआ। इसके पहले देखिए सुबह सुबह एक ड्रोन पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मारा और मरकवा टैंक के ऊपर, मरकवा टैंक पूरा उसमें आग लग गई। और ये जो है ये, हाँ, नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप में, वही जबलिया। अच्छा, जबलिया में देखिए जो लड़ाई चली, इतनी भयंकर लड़ाई चली, मतलब आप देखिए चारों तरफ से, जो हमने आपको पूरा बताया था कि एक के बाद एक इजरायली टैंक खड़े थे और ये लोग मारते जा रहे थे और वो उड़ते जा रहे थे। ये पूरी स्थिति पैदा हो गई। अब देखिए जो उसके बाद एक जो अच्छी इंफॉर्मेशन है आज आई है कि कौन कौन से पैलेस्टीनियन फैक्शंस हैं जो यहाँ पर लड़ रहे हैं, और उनके बारे में बहुत सारे लोग, जानकारी जिनको बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाती है कि भाई अलग अलग पैलेस्टीनियन फैक्शन। मैं भी बार बार पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस आपको बोलता हूँ, लेकिन डिटेल में हम आपको जो 10 मेन ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम आपको पहली बार बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो हमास के जो अल कासिम ब्रिगेड्स हैं, उनके बारे में आप जानते ही हैं। ये 1991 में जब हमास लेट 1980s में शेख यासीन और उन्होंने शुरू किया था, और 1991 में अल कसाम ब्रिगेड, यानी इसकी जो मिलिट्री विंग है हमास की, ये फॉर्म हुई थी। और इसके पास 40,000 फाइटर्स हैं, और उसके बाद फाइटिंग ब्रिगेड्स हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, साइबर यूनिट्स हैं, एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, नेवल फाइटिंग यूनिट्स हैं, पैरा ट्रूपर्स हैं, इंटेलिजेंस है। और नोटेबल फिगर्स देखिए, मोहम्मद दैफ, सलाह अल अरूरी, मरवान ईसा, यहिया अय्याश, इमाद अकिल, अबू उबैदा, इस तरीके से। और उसमें यहिया अय्याश और इमाद अकिल ये मार्टियर्स हैं, अबू उबैदा इसके स्पोक्स पर्सन है। और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव कहाँ हैं? गाज़ा, अकाबत जबेर कैम्प ब्रिगेड इन अरीहा, जेनिन, नाबलस एंड लेबनान में भी हमास का एक मजबूत एक आधार है। जैसा हम बार बार आपको बोलते हैं कि हमास और हिजबुल्लाह जॉइंट स्ट्राइक करते हैं। उसके बाद आर्सनल एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी, मोटर्स, एडवांस्ड मिसाइल्स that can reach 250 kilometers, air and naval drones, anti-tank guided missiles, small arms and advanced explosive devices। और ये देखिए जो पूरा इसके पहले जो सैफ अल कुद्स की लड़ाई थी, जो लेट 2010s में हुई थी, उसमें इन्होंने जो 4000 मिसाइल मारी थी, वो एक कीर्तिमान है। उसके बाद जो 7 अक्टूबर को हमास ने जो लगातार मिसाइल्स मारी, वो भी एक कीर्तिमान है। अभी तो उसकी एग्जैक्ट फिगर्स उसकी नहीं खुली। अब आप देखिए जो दूसरा ग्रुप है, जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, इसका जो मिलिटेंट विंग है, इसका नाम है सरैया अल कुद्स। और इसका जो है ये 1981 में जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद था, इसका ये स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम ब्रिगेड सबसे पहले 1981 में बनी थी। उसके बाद इन्होंने जो लगातार ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ, हमास के साथ इनका बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। और जियाद अल नखेला इनके लीडर हैं, जो बाहर, जो पैलेस्टाइन के बाहर है। और हमास में मैं वो आपको बताना भूल गया, यहिया सिनवार भी हमास के हैं, जो इस समय मौजूद हैं। उनके बारे में इनफैक्ट आज एक नई खबर भी आई है जो आपको हमको शेयर करनी है। अभी देखिए जो नोटेबल फिगर्स हैं सराया अल कुद्स के, ये जियाद अल नखेला, अबू हमजा स्पोक्स पर्सन, इनके जो मार्टियर्स फेमस फ़तेह शक्काकी, शेख खादिर अदनान, महमूद तवालबे, बहा अबू अल अता और जमील अल अमूरी कहाँ एक्टिव हैं? गाज़ा, जेनिन,
नाबलस ब्रिगेड, तुलकरेम ब्रिगेड, अकाबत जाबेर ब्रिगेड, ट्यूबस, रमल्ला, अल खलील, सीरिया, लेबनान। ये भी सीरिया लेबनान तक में इनका रेंज फैला हुआ है। आर्सनल भी इनके पास, हाई पेलोड लोकली मेड मिसाइल्स, बुराक मिसाइल्स इनके खासियत है पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद की कि बुराक मिसाइल्स हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, मोटर्स, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, एंटी एयरक्राफ्ट वेपनरी, ड्रोन्स, आईईडी, स्मॉल आर्म्स। और ये जो है पूरा इन्होंने बेत लित की जो लड़ाई, एली ऑफ डेथ ऑपरेशंस, और इनके पास आईडीएफ में स्पाइस हैं। जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की जो खासियत है वो देखिए हमास में भी हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो 7 अक्टूबर को जो बात आई थी कि कहीं ना कहीं इसराइल के अंदर हम पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के भी स्पाइस हैं, जासूस हैं, वो उसमें खास महारत, स्पेशलाइजेशन वो इनका रहता है, जो सराया अल कुद्स हैं। अब आप देखिए उसके बाद जो एक मेंशन आता है कि जो अबू अली मुस्तफ़ा जो ब्रिगेड्स हैं उनका मेंशन आता है, और उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स हैं ये एक तरह से आप सोचिए कि पीएफएलपी जो बहुत पुराना संगठन है, 1960s में बना था, तो पीएफएलपी के समय से इनके अंदर एक बहुत मजबूत एक आधार रहा है। अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड करके इनके यहाँ पूरा एक जो इनका आर्म्ड विंग है, और इनके पास भी विभिन्न तरह के हथियार हैं, विभिन्न तरह के सारे मतलब साजो सामान हैं जो इनके पास हैं। उसके बाद देखिए जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस जो ब्रिगेड हैं, मुजाहिदीन ब्रिगेड्स हैं, फिर डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन है, पॉपुलर रेजिस्टेंस कमिटीज़ हैं, इस तरह से। और उसके बाद एक नाइट विजन एक पूरा ग्रुप है जो रात के ऑपरेशंस में स्पेशलाइज करता है, और एक इनके पास जो पैलेस्टीनियन जो जॉइंट ऑपरेशंस रूम है वो है। तो ये देखिए कुल मिला के करीब 10 पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लगातार आईडीएफ की नींद हराम किए हुए हैं। उसके बाद देखिए आज अस्कलान जो कि इजराइल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, यहिया सिनवार वहीं से आते हैं। अस्कलान में यहाँ पर गाजा से रॉकेट्स की पूरी एक बैरेज छोड़ी गई। उसके बाद राफा में एक बड़ा वीडियो सामने आता है जिसमें राफा में एक इजरायली सैन्य वाहन को डायरेक्टली टारगेट किया गया। ये देखिए, इसके बारे में आपको और बताएंगे ये आगे। इसमें 2-3 ऐसी चीज़ें और हुई हैं जो बड़ी चौंका देने वाली हैं। उसके बाद कुछ जगह जो इजरायली सेना सेटलर्स मॉब को, खासतौर पे अल खलील में जो फिलिस्तीनी विलेजेस पे हमला करने के लिए उकसा रही है, उसके 2-3 वारदातें उसके सामने आई, लेकिन उसका विरोध भी हुआ, और वहीं पर एक तरह से जो फिलिस्तीनी जनता है उसने जम के विरोध किया। उसके बाद देखिए जो एक मुजाहिदीन ब्रिगेड, जिनका एक नाम मैंने लिया था, वन ऑफ द फैक्शंस ऑफ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस, उनका एक आता है कि अल जैतून में उन्होंने, क्योंकि देखिए फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस एक, जैसे मैंने 10 बताया, तो वो एक तरह से इट्स ऑक्टोपस के 8 आर्म्स होते हैं, तो आप सोचिए एक जीव जिसके 10 आर्म्स हैं, तो उस तरह से तो ये लोग अपने एसेट्स को, ये जो 10 आर्म्स हैं, ये जगह जगह सही टाइम पे प्लेस करते हैं। तो अल जैतून में देखिए मुजाहिदीन ब्रिगेड्स ने वार किया। फिर पॉपुलेशन, ये जो पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन है, इसने भी देखिए पूरा जबलिया की लड़ाई पे अपना असेसमेंट पेश किया, और इन्होंने लिखा है कि द सन्स ऑफ रेजिस्टेंस अक्रॉस ऑल इट्स स्पेक्ट्रा आर अचीविंग मिरेकल्स इन जबलिया कैंप। जादू जबलिया कैंप में, जो मैंने कल पूरा बताया था आपको, आज भी बदस्तूर जारी है, और जबलिया कैंप में जो हो रहा है वो एक किसी मिरेकल से कम नहीं है। इट हैज सरपास्ड एवरी डिस्क्रिप्शन नोन टू हिस्ट्री ऑफ द मीनिंग्स ऑफ हीरोइज्म, सैक्रिफाइस एंड स्टेडफास्टनेस। जब दुनिया को पता चलेगा कि इस तरीके की, इस किस्म की, इस तरीके का जो एक नायकवाद है, या ऐसी बहादुरी के काम हुए हैं, अकेले आदमी ने पूरे बॉम्ब्स जाके अपने हाथ से इजरायली टैंक्स में रखे हैं, और फिर इजरायली टैंक उड़ गए। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। उसके बाद मैंने बताया कि पत्थर से इजरायली ड्रोन, वो भी घातक ड्रोन्स, कोई रिकॉनेसेंस वाले नहीं, जो जिनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो आप पे बम गिरा सकते हैं, उनको जो मारा है, उसी चीज़ को
थ्योराइज किया। पीएफएलपी की खासियत क्या है कि सारे रेजिस्टेंस फैक्शन में हमास एक तरह का मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर है, तो आइडियोलॉजिकल जो लीडरशिप है वो पीएफएलपी की है, जो मार्क्सिस्ट है। और वही मैंने बार बार आपसे कहा कि मार्क्सिस्ट और इस्लामिस्ट ग्रुप दोनों एक साथ कैसे इसमें हुए हैं। और डीएफएलपी भी, डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, वो भी दो मार्क्सिस्ट, मतलब वो भी मार्क्सिस्ट। तो मतलब 10 जो ग्रुप्स हैं उनमें दो मार्क्सिस्ट ग्रुप्स हैं। अब देखिए, अब हिजबुल्लाह का पूरा आता है। जो हिजबुल्लाह ने आज एक नई साइट अल उदैसा पे जो उन्होंने अल उदैसा एक लेबनान का टाउन है जिसपे इजराइल ने बमबारी की। तुरंत हिजबुल्लाह ने जवाब दिया और इजराइल के मेटुल्ला पे उन्होंने बम बरसाए। उसके बाद देखिए एक अल जर्दा साइट है इजराइल की, वहां भी हिजबुल्लाह ने मार की। उसके बाद एक यहिया सारी यमन के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है, ब्रिगेडियर जनरल यहिया सारी, उन्होंने यही कहा, उनकी एक स्पीच आई और उन्होंने कहा कि हम लोग अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो अभी हम ऐसी चीज़ों को टारगेट करेंगे जिसके बारे में दुश्मन ने सोचा भी नहीं है। और अभी जो हमारी जनता भी जो नहीं समझ पा रही है, हम वो हमारी कैपेबिलिटी। अब बताइए आप, इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन सी तक, रेड सी का पूरा जो बेल्ट है उसको जिसने रोक दिया हो, जिसने 85% नुकसान कर दिया हो इजरायली ट्रेड में, वो ये कह रहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो हमारी 5th और 6th स्टेज आनी बाकी है। 5th और 6th स्टेज में हमारे पास जो हथियार हैं और जिस तरीके से हमारे पास पूरा एक आर्सनल है, वो पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर देगा और अमेरिका की तो रातों की नींद उड़ा देगा। उसके बाद देखिए एक मुजाहिदीन ब्रिगेड्स का बयान आता है कि उन लोगों ने किस तरह से जबलिया में फिर से एक जो आईडीएफ की फोर्सेस हैं उन पे हमला किया। उसके बाद एक आईडीएफ के टैंक को आरपीजी शेल से उड़ा दिया। उसके बाद फिर दूसरी बार एक फियर्स क्लैशेस आईडीएफ के साथ हुए। फिर देखिए वेस्ट बैंक चलते हैं। कलकिलिया में जो लायंस ऑफ ग्लोरी, लायंस डेन, वो मैं एक नाम कहना, वो जब मैं सारे रेजिस्टेंस फैक्शंस का नाम ले रहा था तो इनका एक नाम रह गया था, लायंस डेन। लायंस डेन देखिए, ये कई जो रेजिस्टेंस फैक्शन हैं उनके मिले जुले लोगों का, कि अगर कोई ऐसी स्थिति बने कि कोई रेजिस्टेंस फैक्शन कहीं खत्म हो जाए या इजराइल इन्फिल्ट्रेट करके किसी तरह से मार दे, तो एक बैकअप रहे। तो लायंस डेन वो बैकअप है। और लायंस डेन ने खासतौर पे वेस्ट बैंक में कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है और उन्होंने कई चेक पॉइंट्स वेस्ट बैंक, कलकिलिया जो वेस्ट बैंक का एक शहर है, वहाँ पर इन्होंने कई इजरायली चेक पॉइंट्स पे हमला किया। फिर हिजबुल्लाह का बड़ा बयान आता है और उसमें जो है फिर से बेत हिलेल जो इजराइल की साइट है उस पर हिजबुल्लाह ने मार की। फिर यफ्ता जो साइट है उस पर मार की। उसके बाद अल समाका जो साइट है उस पर मार की। और फिर जो है मितुला पे फिर से मार की। और वेस्टर्न सेक्टर में बिरकित रिशा, ब्रानेत और जर्दा, इन सारी साइट्स पे उन्होंने हमला किया। इजराइल ने देखिए आज इजराइल ने गाजा में बमबारी की। सिविलियंस के जो घर हैं नुसीरत कैम्प में खासतौर पे उनके आसपास बड़ी ज़बरदस्त बमबारी की। लेकिन इस बार जो है कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म इस तरह के रेजिस्टेंस ने लगा रखे थे कि वो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो एक जान माल का नुकसान होता है वो नहीं हुआ। फिर भी 5 सिविलियन फिलिस्तीनी मारे गए नुसेरियत में। उसके बाद देखिए फिर वो संख्या बढ़ के 15 हो गई जिस तरह से वो धीरे धीरे। फिर आईडीएफ ने एक खियाम है सदर्न लेबनान में, वहाँ पर इजराइल ने हमला किया। और उसके बाद लेकिन जो है वो फिर कफ्र शुबा पे इजराइल ने हमला किया। उसके बाद जो शीबा टाउन है, जो लेबनान का हिस्सा है, कुछ हिस्सा इजराइल का है, शीबा फार्म्स का नाम मैं लेता रहा हूँ, शीबा जो लेबनान का हिस्सा है, वहाँ पर भी इजराइल ने बमबारी की। और फिर जो है उसके तुरंत बाद जो सराया अल कुद्स है, जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का जो आर्म्ड विंग है, उसने अस्कलान में उसने फिर से बमबारी की। फिर उसके बाद देखिए इस इराक के रेजिस्टेंस का बयान आता है
कि भाई अल रश रश इलियात इलियात अल रश रश को इतनी बार इराक ने टारगेट किया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि लेवायथन जो गैस बेस है, जो इजराइल का गैस बेस है मेडिटेरियन सी में, वहाँ तक इराक ने मार की है। लेकिन ये जो उन्होंने देखिए, जो खासतौर पे इलियात में जो उन्होंने मार की है, इससे जो इजराइल का नुकसान हुआ है कि जो इलियात की इकॉनमी है वो बहुत स्ट्रांग है और वो इजराइल को चलाती है, लेकिन करीब 50% 50% वो नष्ट हो गई और उसकी वजह से एक भारी बेरोजगारी की स्थिति इजराइल में पैदा हुई है, जो कि एक अंदरूनी जो प्रेशर है नेतन्याहू पर, उसको वो दिन दूना चार चौगुना बढ़ा रही है। उसके बाद देखिए एक और काम इराक की रेजिस्टेंस ने किया, एक नया ड्रोन उन्होंने छोड़ा, अरफाद नाम का ड्रोन है, और उसको भी उन्होंने इलियात जो शहर है इजराइल का, वहाँ पर उन्होंने एक अरफाद ड्रोन से हमला किया। फिर देखिए अल अक्सा जो मार्टियर्स ब्रिगेड है, जो फतेह ग्रुप की है, फतेह ग्रुप जो कि महमूद अब्बास का एक हिस्सा है, वो उसको नहीं, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन जो आपकी जो इसका फतह का जो एक हिस्सा जो महमूद अब्बास से अलग हो गया, वो जो हिस्सा है वो उसकी अल अक्सा ब्रिगेड है। तो अल अक्सा ब्रिगेड का क्या है कि इन्होंने एनिमी आईडीएफ सोल्जर्स को राफा में घुस के मारा। वही बात आ रही बार बार कि आईडीएफ जो है वो राफा में नहीं घुस पा रही है, और कई अटेम्प्ट्स इस तरह के हुए जो कि उसके फेल हो गए। उसके बाद आप देखिए पैलेस्टीनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का बयान आता है कि जो 8 मसाकर इजराइल ने किए, जो पहले मैंने बताया था जो 15 लोग मारे गए, वो बढ़ के 82 हो गए, 82। अब क्या हुआ कि इधर दो जो शुरुआत एक्सप्लोजिव हैं, उनसे राफा पे फिर से जो अल कसाम ब्रिगेड यानी हमास की, उन्होंने अल सलाम जो नेबरहुड है राफा का, वहां पर इन्होंने 2 टैंक्स पे हमला किया। और सीधे उसके बाद कि जो आईडीएफ के कुछ सभाएं, वहां पर कुछ कॉन्सेंट्रेशन, कुछ लोग हैं, वहां पर इन्होंने हमला किया। फिर एक इन्होंने जो इन्फेंट्रीज जो आईडीएफ का इन्फेंट्री कैरियर है, उस पर हमला किया अल यासीन 105 शेल से अल सलाम में ही। और इस बार जो है वो इतना घातक हमला था कि इजरायली हेलीकॉप्टर्स को आना पड़ा अपने सोल्जर्स को बचाने के लिए। उसके बाद आप देखिए एक सोल्जर्स की स्नाइपिंग, ये देखिए कुछ एक विशेष चीज़ हुई है। जो घॉल राइफल है, मैंने पिछले दिन बताया था कि उन्होंने मॉडिफाई करके उसको एक लीथल स्नाइपिंग वेपन के रूप में घॉल राइफल हमास ने उसको इवॉल्व किया है। अभी इस बार जो देखिए जो नया एक एवोल्यूशन घॉल राइफल का हुआ है, जिसमें वो कुछ हैवी एम्यूनेशन भी, क्योंकि स्नाइपर्स को तो लाइट एम्यूनेशन चाहिए, लेकिन ये जो पूरा हुआ है उसको हैवी एम्यूनेशन भी वो फायर कर सकते हैं। तो ये जो एक ऑपरेशन आज हुआ है, जिसमें इजरायली सैनिक मारा गया, जिसका पूरा वीडियो जारी हुआ, वो उस हैवी गॉल जो राइफल है उसके हैवी जो उसका एक हैवियर वर्जन है, उससे हुआ। और ये बहुत ही ज़्यादा एक कैलकुलेटेड और बहुत ज़्यादा एक तरीके से मोरल जो इजरायली सेना का है वो गिराने वाला है। देखिए लड़ाई किस कदर जारी, मतलब जो पूरा प्रोपेगेंडा है। और आपको बताएं, जो नेतन्याहू ने जो इस चीज़ को एक चीज़ कही कि भाई हमास सरेंडर कर दे और हमारे होस्टेजेस वापस कर दे, तो ये लड़ाई अपने आप बंद हो जाएगी। अब ये फिर वही ब्लैकमेल है कि लड़ाई बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारे सिविलियंस को मारेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सैनिक स्तर पे कौन जीत रहा है? क्या सैनिक स्तर पे इजराइल हमास को हरा पाई? क्या सैनिक, मतलब जहां 2 सेनाएं भिड़ी हों, और चाहे गुरिल्ला वॉरफेयर हो, चाहे वो इजराइल के फिक्स्ड फॉर्मेशंस हों, जो एक जो आर्म्ड स्ट्रगल हुआ है, जो सशस्त्र संघर्ष हुआ है, उसमें कौन जीता? ये बताओ ना, इस बारे में बात करो। इस बारे में दुनिया का कोई पत्रकार नेतन्याहू से पूछते नहीं। भारत जैसी हालत है, जैसे यहाँ कोई पत्रकार सवाल नहीं करता मोदी सरकार से, उसी तरीके से नेतन्याहू से कोई सवाल नहीं करता। वो अलग बात है कि इस बार नेतन्याहू के घिर जाने की वजह से मोदी सरकार को यहाँ बहुत नुकसान होगा। जो ईवीएम का पूरी सेटिंग वहाँ इजराइल से होती थी, वो कहीं ना कहीं इस बार मुश्किल में पड़ जाएगी। आप देख लीजिएगा 4 जून को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव जो है वो बीजेपी ईवीएम से सेट कर देगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ईवीएम से सेटिंग बिना अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की मदद से असंभव है। और इस बार जो है
मोदी आइसोलेटेड हैं, वो दिखाई पड़ रहा है, अपनी पार्टी के अंदर भी आइसोलेटेड हैं, इंटरनेशनली भी आइसोलेटेड हैं। उनका जो सबसे अच्छा दोस्त नेतन्याहू वो चारों तरफ से घिरा है और ऐसे डेस्परेट बयान दे रहा है कि हमास सरेंडर कर दे। तुम ये बताओ, 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रही है, हमास को सरेंडर करना होता तो तो फिर ये लड़ाई क्यों शुरू करता? आप मतलब हंसी आती है कभी कभी, जो कि दुनिया के इतने बड़े नेता जिनका इतना नाम था और जो ऐसे ऐसा देश चला रहे थे, जो भारत को हथियार बेचते हैं और पूरी दुनिया में उनकी साख है कि बड़े उच्च कोटि के हथियार हैं। तो ये साफ हो गया कि वो हथियार जो हैं वो लड़ने भिड़ने के लिए नहीं है। लड़ने भिड़ने में तो अपने सोल्जर्स को 1960 की राइफल दे देते हैं, उस समय के शेल्स दे देते हैं। वो तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया था कि आउटडेटेड वेपनरी अपनी सेना को देते हैं। और ये जो चमक दमक वाले हथियार हैं, ये किसके लिए? ये बिजनेस के लिए, ये बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो हथियार अगर कोई देश हथियार बनाने में बहुत आगे है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसकी सेना मजबूत है। ये इजराइल ने साबित कर दिया। अपनी सेना को तो कुछ देते ही नहीं है, ये तो बिजनेस है उनका। जितने हाईटेक वेपनरी है उनके पास, वो तो बाहर चली जाती है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में जब दशहरी आम का सीजन आता है तो सबसे बढ़िया आम पहले ही एक्सपोर्ट हो जाते हैं, और हम लोग को जो खाने को मिलता है वो सेकंड लेवल का मिलता है। या अगर आप मलियाबाद में किसी को जानते हो, और वो अलग बात है, वहाँ आपको ओरिजिनल मिल सकता है। वही इजराइल का हाल है आर्म्स में, कि ये अपने बढ़िया हथियार बेच देती है और बेचने के लिए ही, अच्छा, दो तीन बार इस्तेमाल करती है, फिर इस्तेमाल रोक देती है। 2-3 बार इस्तेमाल क्यों करती है? दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया के बाजार को दिखाने के लिए, देखो हमारे पास ये है। और उसके बाद जो है अपने हथियार बेचती है और उधर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार लेती है। मतलब आप ये देखिए कि पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का जो पूरा एक नेटवर्क है, कितना घुमा फिरा के एक दूसरे की मदद करता है। दुनिया की जनता को इसके बारे में पता नहीं है, और जिस दिन पता लग जाएगा कि ये सच्चाई है, ये इतनी बड़ी बड़ी ताकतों की सच्चाई है, और वो 4 जून से शुरू हो जाएगा। 4 जून से जो एक धक्का लगेगा भारत में, आप समझ रहे होंगे किसको, तो उसके बाद से वो उल्टी गंगा बहनी शुरू हो जाएगी विश्व स्तर पर। आप देखिए इस तरीके का पूरा एक माहौल है। अब इसके आगे हम चलते हैं तो इसमें देखिए जो नहाल ओज जो साइट है इजराइल की, उस पर भी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने बम्बार्डमेंट किया। राफा लैंड क्रॉसिंग पे लगातार हमले किए। उसके बाद जबलिया में जो ब्लॉक 2 जो एरिया है, जो कि इजराइल ने पूरी तरह से उसको ध्वस्त कर दिया, वहाँ पर भी जैसे मलबे, मैंने बताया था, मलबों के बीच से जो मलबे बन गए हैं उनको कवर के रूप में यूज़ करके और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लड़ाके लड़ रहे हैं। उसके बाद देखिए जो अल अक्सा मस्जिद में जो आज फिर कुछ इंसिडेंट हुआ, जहाँ फिर से काफ़ी गैप के बाद इजराइल ने वर्शिपर्स को जाने से रोका अल अक्सा मस्जिद में। और उसके बाद वहाँ पर भी काफ़ी वही अल अजबत एक जगह है अल अक्सा मस्जिद के पास, जहाँ पर इजराइल ने पूरा अपना बैरियर बिछाया हुआ था और वहाँ पर काफ़ी देर तक संघर्ष भी हुआ। फिलिस्तीनी जो युवा हैं उन्होंने पत्थर भी चलाए, उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल भी फेंके अल अजबत के थोड़ा पास ये ध्यान रखते हुए कि मस्जिद की तरफ ना गिरें। लेकिन जिस तरफ इजरायली फोर्स, क्योंकि इजरायली फोर्सेस को जो यरूशलेम में लड़ाई होती है, वो देखिए अभी तक रेजिस्टेंस ने कोई आर्म्ड हमला अल अक्सा मस्जिद के पास नहीं किया, जानबूझ के उनका सही समय का वेट कर रहे हैं। वहाँ पर जो रेजिस्टेंस जो युवा हैं वो पत्थर से, मोलोटोव कॉकटेल से, हाथ से बने बमों से वहाँ पर वो लड़ते हैं। उनका तरीका है कि वो पहले इजराइल को पत्थर मार के भागते हैं, फिर इजरायली सोल्जर अल अक्सा मस्जिद के आगे निकलते हैं, फिर वहाँ जंग शुरू होती है ताकि अल अक्सा मस्जिद को कोई नुकसान न पहुँचे। उसके बाद आप देखिए तो जो अबू जैतून स्कूल है जबलिया के ईस्ट में, वहाँ लड़ाई हुई। फिर देखिए जो सौक अल दहाब स्ट्रीट है, वहाँ एक एम्बुश ये फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया। उसके बाद देखिए जो अल सलाम नेबरहुड है राफा में, वहाँ एक और एम्बुश इजरायली सोल्जर्स का हुआ। उसके बाद एक बर्क जो लाइटनिंग एक्सप्लोसिव डिवाइस है, बर्क एक तरह का एक बॉम्ब है जो इजराइल जो फिलिस्तीनियों ने खुद बनाया है। इसको सराया अल quds जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का जो मिलिटेंट विंग है, उसने D9 बुलडोज़र टाइम तक दिया है कि 3 AM इन द मॉर्निंग पैलेस्टीनियन टाइम
D9 बुलडोज़र को इन्होंने अबू जैतून इलाका जो जबलिया का है वहाँ इन्होंने बर्क वेपन से मार दी। उसके बाद देखिए कि अल कसाम यानी हमास के जो ब्रिगेड्स हैं उन्होंने अस्कलान पे फिर हमला किया। उसके बाद एक वही जॉर्ज स्ट्रीट जो राफा में जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें आज फिर दूसरा एम्बुश हुआ कि पहले से जो एक घर को उन्होंने बम वहाँ पर पूरा उसको बमों से पूरा भर दिया था और फिर इजरायली सोल्जर्स को वहाँ उन्होंने लुभाया और इस तरह से उनको दिखाया कि जैसे वहाँ कुछ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के सिपाही छुपे हुए हैं, उनके पीछे जो इजरायली सोल्जर्स उस घर में घुसे, घर उड़ गया। ये बिल्कुल सीधी सीधी जो यहाँ मार हो रही है। उसके बाद देखिए कि राफा क्रॉसिंग में जो हैवी मोटर शेल्स यूज़ हुए। उसके बाद मरकबा टैंक यासीन 105 शेल से जो लगातार ये जारी है। ये अल तबीन मस्जिद है राफा के पास, वहाँ पर हुआ। फिर अबू जैतून में एक दूसरी लड़ाई हुई। उसके बाद देखिए तो जो लगातार जो नॉर्थ गाज़ा में जो पूरा एक इजराइल की कोशिश है कि फिर से हम उस पर कब्ज़ा करें, क्योंकि वो तो हमने एक बार किया, फिर हमास वापस आ गया, तो दुनिया के सामने जो इजराइल की भद्द हुई है, लेकिन उसमें भी इनको इस बार तो बिल्कुल भी सफलता नहीं मिल रही। इस बार पहले तो कम से कम वहाँ सिविलियंस थे, उनको आप मारते थे, अब तो वहाँ सिविलियंस भी रिट्रीट कर गए। खुला मैदान है, खुल के रेजिस्टेंस मार रहा है और इजराइल के पास कोई जवाब नहीं है। राफा में जब कोई जवाब नहीं है, जहाँ पर सिविलियंस हैं, वहाँ पर इस तरह से हमास ने और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अपने अनुभवों से सीख के ऐसी व्यूहरचना की है कि सिविलियंस तक वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो बाकी देखिए कि बात ही क्या की जाए। फिर हिजबुल्लाह ने देखिए इतमित, हनीता, यारा, इलियन, गोरेन, अरब अल आरमशा, इन सब जगहों पे मार की। उसके बाद अबू अल ऐश स्ट्रीट जो जबलिया में है, वहाँ पर 105 यासीन 105 शेल्स ये हमास ने मारे। उसके बाद जो अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स जो PFLP की हैं, इन्होंने जो अल कसाम के साथ कोऑपरेशन में इन्होंने एक 2:30 वही सुबह अबू सुल्तान जंक्शन है जबलिया में, वहाँ इन्होंने टारगेट किया और इससे जो है एक पूरी जो एक सैन्य वाहन पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद आप देखिए कि जो करम शलोम यहाँ पर काफ़ी तबाही हमास मचा चुका है, वहाँ फिर से अटैक हुआ। सेडरोट जो गाज़ा से लगा हुआ इजरायली सेटलमेंट वहाँ हुआ। उसके बाद जो अब सोचिए, कल इजरायली सेना ने एडमिट किया था कि 24 घंटे में उनके 50 से ऊपर सैनिक घायल हुए हैं, उसमें से कितने मारे गए उसके बाद कुछ नहीं कहा। आज देखिए अभी तक जो इन्होंने एडमिट किया है कि 12 घंटे में 22 लोग मारे गए, मतलब 22 लोग घायल हैं, 22 IDF सोल्जर्स। कितने IDF सोल्जर, अब देखिए सैकड़ों की संख्या तो यही हो गई। और जो मैंने अपने पिछले थंबनेल में लिखा था कि सैकड़ों की संख्या में इजरायली मारे गए या घायल हो गए, वो देखिए बिल्कुल सच साबित हो रही है। और ये आप देखिए कि सेडरोट में कुछ सेटलर्स ने मार्च करने की कोशिश की, तो वहाँ पर गाज़ा से मारा। ये पहली बार हो रहा है कि सेटलर्स जब वहाँ किसी इजरायली सेटलमेंट में जब फिलिस्तीनियों पे हमला करते हैं तो वहाँ वहीं लोकल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इस बार गाज़ा स्ट्रिप से उन्होंने मारा। फिर एक जो IDF का एक बेस है, ये देखिए बड़ी घटना, IDF का बेस है तेल हाशुमर, तेल अवीव के, उनकी राजधानी तेल अवीव के बगल में, वहाँ पर एक आग लग गई। अब वो आग कैसे लगी, हिजबुल्लाह ने मारा कि जो हमास है उसने मारा, ये अभी क्लियर नहीं है। इसको रेजिस्टेंस ने भी डिस्क्लोज नहीं किया। सारी बातें रेजिस्टेंस अपनी डिस्क्लोज नहीं करता, वो आप जानते हैं। उसके बाद देखिए कि फिर वही 105 यासीन शेल से जबलिया में लगातार उनको पिन डाउन किए रहे, मतलब जो इजरायली फ़ौज है, एक तरफ जबलिया में लड़ाई हो रही है, अल जैतून जो कि थोड़ा ईस्ट की तरफ है, जबलिया नॉर्थ गाज़ा, तो जबलिया की फोर्स को अल जैतून की तरफ मूव नहीं करने दिया जा रहा है। अब क्या है कि अब एक एडमिट बैरक्स हैं इजरायली IDF के जो गाज़ा से लगे हुए हैं, वहाँ पर IDF सोल्जर एक इंजर हुआ एक रॉकेट से। अब वही बात आ जाती है कि ये जो इस तरह के जो हमले हैं, इस तरह के जो रॉकेट्स हैं, ये कौन मार रहा है। पहले एक साफ हो जाता था हिजबुल्लाह ने मारा कि हमास ने मारा, पर अभी मेरे ख्याल से एक नई स्ट्रैटेजी एक हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने अपनाई है
कि उसको मारो और अभी डिस्क्लोज ना करो। इसकी वजह कोई भी हो सकती है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। फिर देखिए किरियत शिमोना पे फिर से हमला हुआ हिजबुल्लाह का। सिडरोड पे फिर से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मारा। शुआत एक्सप्लोजिव से एक D9 मिलिट्री बुलडोज़र जबलिया में फिर से उड़ाया गया। और फिर से एक बूबी ट्रैप जो टनल है, बूबी ट्रैप करके टनल मतलब जो सुरंगें हैं, जैसे पहले मकान की तरफ लुभा के इजरायली सोल्जर्स को लाए थे, उड़ा दिया था, वैसे जो सुरंग है, क्योंकि इजरायली सुरंग के पीछे पागल होते हैं कि कहाँ है सुरंग, कहाँ है सुरंग, तो सुरंग में उनको खुद ही ले गए यहाँ है सुरंग, और वो सुरंग में जब पहुँचे तो उड़ गए। ये जो देखिए सारी चीज़ें हैं। अभी अच्छा उसके बाद देखिए कि जो एक नज्जल एंटी पर्सनल एक्सप्लोसिव है, ये भी नए नए वेपन्स आ रहे हैं सामने। कितने सारे मैंने कल भी नाम लिए थे, आज भी नाम ले रहा हूँ। नज्जल जो एक एंटी पर्सनल एक्सप्लोसिव है, ये एक जो राफा में अल सलाम और अल जनीना नेबरहुड है, वहाँ पर एक पहली बार रेजिस्टेंस ने यूज़ किया। इन नए वेपन्स को यूज़ करने में क्या होता है, इसमें एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी, एक मानसिक पूरा एक मामला है कि इजरायली सोल्जर्स को ये पता नहीं होता, क्योंकि भाई दुनिया में जो हथियार हैं, बम है, ये हैं, वो सबको पता है, सबके पास क्या क्या है। लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस जो कि दुनिया में कोई बहुत बड़ी तकनीक वाली फोर्स नहीं, अपने घर में बम बनाती, वो लेकिन कुछ भी बना दे, वो लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो कोई अपना मार्केट है नहीं, कोई अपने हथियार बेचती नहीं बाजार में जाके, तो किसी को क्या पता। और इससे जो है आइडिया ऑफ सोल्जर्स डर जाते हैं कि ये नए नए जो हैं, एक ही बॉम्ब के नए वेरिएशन, मिसाइल्स के नए वेरिएशन, कभी वो कहीं लगती है, कभी वो कहीं लगती है, कभी उसमें केमिकल्स भरे होते हैं, कभी उसमें कीलें भरी होती हैं, कभी उसमें कुछ भरा होता है। देसी भाषा में आप समझिए इस चीज़ को। ये जो पूरी बात है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज जो हमास ने लिया, इसको कोई मेंशन तक नहीं करा, क्योंकि कोई समझता ही नहीं कि ज़मीनी सच्चाई क्या है। मैं रेजिस्टेंस का हिस्सा रहा हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि जो रेजिस्टेंस की फोर्स होती है वो कैसे सोचती है, और वो किस तरीके से किसी भी हालत में जब उसके सामने मरने मारने की स्थिति होती है तो वो नए हथियार भी बनाती है और अपने दुश्मन को किसी भी तरीके से, चाहे वो जितना सुपीरियर हो, वो कहीं ना कहीं पीछे ढकेल देती है। 1857 में भी यही हुआ था। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह ने अल मलकिया सेटलमेंट पे हमला किया। फिर और एक जो दो अबू अल ऐश स्ट्रीट है जबलिया में, वहाँ पर हमला हुआ। और फिर जो नेत्जरीम जो एक्सेस जिसके बारे में आज बता रहे थे, उसमें बड़ी घटना हुई। बड़ी घटना इस मामले में हुई कि करीब 15 फिलिस्तीनी योद्धा लगातार वहाँ पर पहले गए, उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग में इजरायली सोल्जर्स ने वापस गोली चलाई, उसमें से करीब 3 लोग घायल हुए। और बाद में इजरायली सोल्जर्स को समझ में आया कि तो जानबूझ के घायल हुए थे, क्योंकि जब वो घायल हुए और वो पीछे हटे, देखिए रेजिस्टेंस फोर्स उस तरह से पीछे नहीं हटती, गायब हो जाती, क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर में मतलब भाई मार के भागना वो एक चीज़ है, लेकिन जब इस तरह से 10 या 15 की संख्या में आते हैं तो उनके पास कोई प्लान होता है कि बगल में कोई टनल हो या बगल में कोई मलबा हो, वहाँ छुप जाएंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो 15 लोग आए उनमें से 3 को जो इजरायली सोल्जर्स ने जो वुंड किया, जो वो घायल हुए, तो वो लोग पीछे हटे। जब पीछे हटे तो आईडीएफ को इसकी आदत नहीं है, तो आईडीएफ भी उनके पीछे गया। और जब उनके पीछे गया तो वही एक घात में फंसा के, जहाँ 2 बड़े बड़े मलबे थे, नेत्जरीम एक्सेस ये बिल्कुल जो जवलिया के भी आगे है, जो मैंने बताया कि जो एक 16% जो एकदम मतलब एक्सट्रीम नॉर्थ आप कह लीजिए, वहाँ पर इन लोगों ने जो मलबे हैं वहाँ पर से घात लगा के इजरायली सोल्जर्स को मार गिराए। आज की रिपोर्ट यहीं तक, कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।